हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। कल मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, आज ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आज के वीडियो से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अवकलज के अनुप्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे विभिन्न परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही जो इंटर के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न जरूर शॉर्ट या लॉन्ग जो भी हो वो पूछा जाता है। अवकलज के अनुप्रयोग शुरू करने से पहले हम लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा। अवकलन कैसे होता है, क्या उसके सूत्र हैं, किसके सापेक्ष होता है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसके बारे में हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, बिना अवकलन किए या अगर अवकलन नहीं आता है तो फिर ये चैप्टर हम लोग तैयार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको अवकलन आना बहुत जरूरी है। अब अवकलन का या डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ यूज होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके या अवकलन का हम लोग प्रयोग करके हम किसी राशि में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के दर को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी राशि में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होते हैं, उस परिवर्तन की दर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे उसी को हम लोग इस चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अब राशि में परिवर्तन की दर, उसे ज्ञात करना हम सीखेंगे। राशि में जो परिवर्तन की दर होती है उसे ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसे ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा पीछे फिर जाएंगे, जहां पर लिखा है, आपने देखा लिखा है पेज पर y बराबर fx। फिर हमने इसमें x के सापेक्ष अवकलन किया और जो अवकलन हो जाएगा वो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x। अब dy अपॉन dx सभी जानते हैं, लेकिन dy अपॉन dx क्या है? dy अपॉन dx में x के सापेक्ष जो y में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो dy अपॉन dx को हम लोग कहेंगे y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यानी dy अपॉन dx को कहा जाएगा y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ठीक। अगर किसी खास बिंदु पर, मान लीजिए यहां पर x बराबर x0 है, इस पर हम dy अपॉन dx कहें तो dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू x0, तो यहां पर हो जाएगा f डैश x0। अब ये क्या कहलाएगा? तो ये भी y में परिवर्तन की दर तो है, x के सापेक्ष है, लेकिन किसी खास बिंदु पर, किसी खास बिंदु जो कि यहां पर लिया गया है x बराबर x0। अब ये अलग अलग वैल्यू दे सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 10 जो भी है, उस पर वैल्यू पूछी जाती है। तो जो जिस स्पेशल पॉइंट पर, जिस खास बिंदु पर dy अपॉन dx पूछा जाता है, तो वो उस बिंदु पर परिवर्तन की दर कहलाता है। और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अर्थात x के किसी खास बिंदु पर y में परिवर्तन की दर, मैं यहां लिख रहा हूं dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू x0 क्या कहलाएगा? किसी विशेष बिंदु पर y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ठीक। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा
देखने में वाइब्रेशन लगेगा। उसका रीज़न यही है कि मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल को पकड़े हुए हूँ। तो जैसा मैंने कल बताया था कि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, धीरे धीरे वो समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। अब एक बात और, रेट का एक अर्थ और भी ले सकते हैं। जैसे रेट का अर्थ होता है अनुमान। अब अनुमान का मतलब क्या है? अनुमान का मतलब है कि एक अनुमानित प्रस्ताव या सिद्धांत जिसको हम सच मानकर उस पर कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी सवाल दिया होगा, किसी का आयतन है या क्षेत्रफल है, जो भी है, और कहेगा इसमें 2 सेंटीमीटर या 4 पर या 10 पर, जो भी है, उस पर हमें वैल्यू निकालना, उस पर हमें परिवर्तन की दर निकालना है। तो एक तरीके से वो निष्कर्ष निकलेगा जिसको हम सच मानते हैं। तो रेट का मतलब यही है, एक अनुमानित प्रस्ताव जिसको सच मानकर हम उस पर कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब जब इसके सवाल लगेंगे तो इसके सवाल 2 टाइप से होते हैं। एक सवाल का टाइप होता है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और एक सवाल होता है कि किसी स्पेशल क्वांटिटी के सापेक्ष में। अब समय के सापेक्ष में परिवर्तन की दर तो मतलब सीधे सीधे आप समय के सापेक्ष ले लेंगे। जैसे x के सापेक्ष है तो बटे में x, समय के सापेक्ष में तो बटे में t। लेकिन जब उस किसी स्पेशल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है, जैसे त्रिज्या के सापेक्ष, या कह सकते हैं हम त्रिज्या के सापेक्ष, या अन्य भी जो सवाल में दिया होगा उसके सापेक्ष जब पूछा जाएगा तो वो एक स्पेशल होगा केस। और जब समय के सापेक्ष पूछा जाएगा तो वो एक अलग केस होगा। तो इन सवालों को लगाते समय आप ये दोनों बातें याद रखेंगे कि वो हमसे क्या कह रहा है, कि वो हमसे इस समय के सापेक्ष कह रहा है या किसी एक स्पेशल क्वांटिटी, किसी विशेष राशि के सापेक्ष पूछ रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए गोले का आयतन है, गोले का आयतन जो कि लगभग सबको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर मान लीजिए कि त्रिज्या दे रखी है, जिसे हम लोग r से लिखते हैं 2 सेंटीमीटर या 3 या 4 जो भी है, तो हम त्रिज्या के सापेक्ष निकालेंगे। अब ये देखो स्पेशल बात है कि वो कह रहा त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष का मतलब dv/dr या dv/dr या dv/dr। तो इसका जो अवकलन करेंगे 4/3 पाई, अवकलन सबको पता होगा 3r² और 4 पाई r²। अब यहाँ पर dv/dr जो कि हो गया 4 पाई r², और यहाँ पर जब हम r बराबर 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो dv/dr एट r = 2 4 पाई, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या इसकी यूनिट होगी, बात की बात है, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब सवाल आएंगे तो आपको यूनिट भी निकालना हम बताएंगे। अब ये तो हो गया है किसी स्पेशल के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर उसने कहा है त्रिज्या के सापेक्ष। तो दोनों बातें याद रखनी है कि जब स्पेशल राशि के सापेक्ष किसी खास या विशेष राशि के सापेक्ष पूछेगा तो वहां पर उसी के सापेक्ष होगा, और जब समय के सापेक्ष पूछेगा तो वहां पर t जो कि समय होता है उसमें हम परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक पहले वाले अगर हम समय के सापेक्ष की बात करें तो वहां पर समय के सापेक्ष आपको वैल्यू दी होगी। जैसे मान लीजिए त्रिज्या दी है समय के सापेक्ष 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक किसमें पूछेगा, आयतन में। तो आयतन होता है v = 4/3 पाई r³। तो यहां पर समय के सापेक्ष यानी dv/dt, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू दे रखी है, तो 4/3 पाई d/dt r³। अब यहां पर r है, यहां पर t, ये भी अवकलन संभव नहीं है। तो उसके लिए पहले इसको हम चेंज करेंगे, 4/3 पाई d/dr r³ और dr से गुणा करेंगे, सॉरी d/dt, dr से मल्टीप्लाई, dr से डिवाइड, तो 4/3 पाई, इस r को यहाँ लाएंगे r³ और ये हो जाएगा dr/dt। अब नॉर्मली जैसे इसका अवकलन होता है 3r² और dr/dt,
तो 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी 10 और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आयतन में परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष और यहाँ पर जो आयतन में परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि सवाल में किसके सापेक्ष कह रहा है, आयतन के साथ किसी विशेष राशि के सापेक्ष या समय के सापेक्ष। अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर रहेंगी तो आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि सवाल जरूर आएगा। 100% सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में भी और साथ में बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने दिमाग में रख रहे हैं तो आपको इन प्रकार के सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो सवाल के टाइप भी आपको मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सवाल लगवाऊंगा जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।